फिर आता है आपका वाटर। अब देखो वाटर के बारे में देखते हैं, कह रहा है वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर क्या है? एक वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। ये 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। देखो, अगर ये सपोज करो अर्थ है, इसका हम 4 पार्ट कर दें, तो 3 पार्ट में क्या है? सिर्फ और सिर्फ वाटर भरा हुआ है, ठीक है। एक पार्ट ही इसका ऐसा है जहाँ पे लैंड है और वहीं पे बहुत से लोग रहते हैं। बहुत से लोगों का मतलब कि सभी लोग यहीं रहते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि जो 90% पॉपुलेशन है, वो 30% 31% लैंड मासेस पे रहती है। फिर वही कह रहा है कि देखो यहाँ कह रहा है फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर द ओनली अबाउट 2.7%। देखो, इतना ज्यादा वाटर होने के बावजूद भी अर्थ पे फ्रेश वाटर अगर देखा जाए तो वो कितना है? सिर्फ 2.7% है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो फ्रेश वाटर है उसकी क्वांटिटी कितनी कम है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी को बचा के रखना चाहिए, ठीक है। उतना ही यूज करो जितनी जरूरत हो, क्योंकि फ्रेश वाटर तो अवेलेबल नहीं है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बट ऐसे देखोगे सैल्टी वाटर बहुत ज्यादा है जो हम उसका डायरेक्ट कंजप्शन कर नहीं सकते हैं। फिर देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ क्या है। कह रहा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ द कंटेक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर दैट वी कॉल्ड बायोस्फेयर। देखो, जहाँ पे आपका लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, एटमोस्फेयर, ये तीनों मिलते हैं, उसी से बनता है आपका बायोस्फेयर, ठीक है। बायोस्फेयर देखो, लिथोस्फेयर क्या? लैंड वाली चीजें हो गई, ठीक है, लैंड सरफेस। हाइड्रोस्फेयर वाटर सरफेस। और एटमोस्फेयर आपका एयर सरफेस, ठीक है, जो भी आपके इन्वायरमेंटल में चीजें होती हैं। बट बायोस्फीयर क्या है? जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फेयर। जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो वही बनाता है आपका बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फिर आता है आपका वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कह रहा है कि ये एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। वैल्यूएबल रिसोर्स क्यों माना गया है? क्योंकि आखिर जब वेजिटेशन से ही तो देखो, वेजिटेशन मीन्स मेनली फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। तो अगर ये सब चीजें नहीं रहेंगी, वेजिटेशन नहीं रहेगा, तो इंसान क्या खाएगा पिएगा या फिर किन रिसोर्सेज का यूज करेगा? क्योंकि जो भी होगा एक तरह से कहा जाए तो यही तो है कि प्राइमरी रिसोर्स, ठीक है, जहां से हर एक रिसोर्स को एनर्जी मिलती है, जीने का लाइफ सस्टेन्स करने की एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये सब कहाँ से मिलता है? आखिर वेजिटेशन से मिलता है। या फिर वाइल्ड लाइफ क्या करता है? अपने अर्थ के नेचुरल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। फिर कह रहा है इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। कह रहा है कि जो बायोस्फीयर होता है, यहाँ पे जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो या तो इंटर रिलेटेड होते हैं या इंटरडिपेंडेंट होते हैं, या तो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं या तो अपने आप में ही इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। क्यों? अपने सर्वाइवल के लिए। जैसे आप लोग पढ़े होंगे फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में, ठीक है। तो वो देखोगे कि आप एक एनिमल्स या फिर एक कोई ह्यूमन बींग्स वो दूसरे पे डिपेंड रहता है अपने एनर्जी कंजप्शन के लिए। फिर कोई दूसरा दूसरे पे डिपेंड रहता है। तो वही कह रहा है कि इस बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं, कह रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर। देखो, अब हम देखते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। कह रहा है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ से कलेक्ट करते हैं? जब भी बारिश होता है तो रूफ से। रूफ मतलब अपने छत से। अब उनको कैसे कनेक्ट करते हैं? अब छत पे बारिश हो रही है तो हम वहाँ एक पाइप लगा देते हैं, टैप लगा देते हैं, और उस पाइप को डायरेक्ट अटैच कर देते हैं अपने टैंक में। और जब भी बारिश आता है तो उस पाइप के थ्रू टैंक में जाके पानी भर जाता है रेन वाटर का, और हम कभी बाद में अपने फ्यूचर में उसको किसी अलग काम के लिए यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए गाड़ी धोना हो, कपड़े धोना हो। तो ये सब चीजें कोई जरूरी तो नहीं है कि फ्रेश वाटर से ही किया जाए, ये सब तो हम रेन वाटर से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेन वाटर भी तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना गया है फ्रेश वाटर का। तो ये दिखा रहा है कि हमें पानी को कैसे कम से कम और अच्छे वे में यूज करना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको अभी जस्ट ऊपर बताया कि फ्रेश वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है। तो इसीलिए हमें उसको बचा के रखना चाहिए और उसका प्रॉपर यूज करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल वेजिटेशन का, वो किस तरह से है यहाँ पे। कह रहा है द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। देखो, वेजिटेशन का जो ग्रोथ होता है ना,
वो टेम्परेचर और वहाँ के मॉइस्चर पे डिपेंड होता है। आप देखोगे कि जो ट्रॉपिकल रीजन में जो भी फॉरेस्ट होते हैं वो उनके पेड़ बहुत लंबे-लंबे, बहुत मोटे, पत्तियाँ बहुत चौड़ी-चौड़ी होती हैं। बट जैसे-जैसे आप ठंडे प्रदेशों में जाओगे, कोल्ड रीजन में जाओगे, वहाँ देखोगे कि जो भी आपके वेजिटेशंस हैं बहुत ना के बराबर देखने को मिलते हैं। जैसे आप टुंड्रा या फिर टैगा रीजन में चले जाओ, बहुत पहाड़ों पे चले जाओ जहाँ पे बर्फ जमी होती है, तो वहाँ ना तो एनिमल्स रह पाते हैं, ना तो प्लांट का सर्वाइवल इतना आसानी से होता है। तो वही कह रहा है कि ये टेम्परेचर और मॉइस्चर पे भी डिपेंड करता है। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ड्स आर ग्रुप्ड एज, देखो जो मेजर वेजिटेशन है दुनिया में कुछ, उसका नाम दिया, जैसे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं आपको, ग्रासलैंड हो गया, स्क्रब्स हो गया, ठीक है, टुंड्रा हो गया, ये सब कुछ मेजर वेजिटेशन है जो हमें देखने को मिलते हैं। क्या इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज टी में थ्राइव, देखो वही कह रहा है, जैसे आप ट्रॉपिकल रीजन पे देखोगे तो दिन में जरूर बारिश हो ही जाती है, कम से कम 1 या 1.5 घंटे के लिए तो जरूर हो जाती है। तो वही कह रहा है कि अगर जहाँ हैवी रेनफॉल होगा वहाँ ट्री कैसे होंगे, बहुत ह्यूज होंगे, बहुत बड़े बड़े होंगे। शॉर्ट स्टंट ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होगा वहाँ पे ट्री या फिर ग्रासेस आपको छोटे छोटे हाइट के देखने को मिलेंगे। और कह रहा है कि वही क्या बनाते हैं, हमारे ग्रास लैंड बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप बहुत से ग्रास लैंड सुने होंगे, स्टेपीज हो गया, पुस्टाज हो गया, ठीक है, लानोज, कंबोज, तो वो सब क्या होते हैं, या तो आपके सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं या फिर आपके टेम्परेट रीजन में आते हैं, ठीक है। तो ये सब ग्रास लैंड बनाते हैं जहाँ पे आप देखोगे जब भी पेड़ों की हाइट या फिर आसपास जो भी ग्रासेस हैं उनकी हाइट छोटी छोटी होती है तो उनको हम बोलते हैं ग्रास लैंड। कह रहा है थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रोन इन ड्राई एरिया एफ लो रेनफॉल, देखो जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल में तो ये ग्रासलैंड बन रहा है, और हाई रेनफॉल में तो आपके बहुत फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। वहीं लो रेनफॉल पे क्या देखने को मिलेगा, आपके देखने को मिलेंगे श्रब्स, ठीक है, झाड़ियाँ, स्क्रब्स, इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पे बिल्कुल बारिश ना के बराबर होता है, जैसे आपके डेजर्ट वाले एरिया। आप देखोगे थार डेजर्ट हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, क्या यहाँ पे उस तरह की वेजिटेशन देखने को मिलती है जहाँ जैसे ट्रॉपिकल रीजन या फिर नॉर्मल रीजन में देखने को मिलता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी है, पानी की बहुत कमी है। तो पेड़ों को खुद पानी नहीं मिल पाएगा अपने सर्वाइवल के लिए, तो कैसे सर्वाइव रहेंगे? इसीलिए वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है, कैक्टस के प्लांट देखने को मिलते हैं, जिनको वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम में भी अपना सर्वाइवल बहुत अच्छे खासे से कर पाते हैं वो, ठीक है। फिर कह रहा है टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइजेस ऑफ मॉइसेस एंड लाइकेंस, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे भी मॉइसेस और लाइकेंस, ये बेसिकली प्लांट नहीं होते हैं, ठीक है, आप कहो तो ग्रास नहीं होते, बहुत हल्के फुल्के एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप के प्लांट ये माने जाते हैं, ठीक है, मॉइसेस और लाइकेंस। ये सब कहाँ पे ग्रो होते हैं, टुंड्रा वेजिटेशंस में देखने को मिलती है, जहाँ पे क्लाइमेट आपका बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, मतलब एक्सट्रीम कोल्ड, बिल्कुल बर्फ जमी होती है, तो वहां पे आपके मॉइसेस और लाइकेंस देखने को मिलते हैं। कह रहा है एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस द साइज ऑफ ट्री एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस, देखो जैसे जैसे मॉइस्चर का अमाउंट, ठीक है, कम होगा, वैसे वैसे आप देखोगे कि ट्री का जो साइज है और उसकी जो डेंसिटी है वो भी घटेगी, ठीक है। आप जैसे देख लो अमेजन का रेन फॉरेस्ट, वहां पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, तो वहाँ के पेड़ भी बहुत अच्छे खासे हाइट में, बहुत मोटे मोटे पेड़ भी होते हैं, फिर उनकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा, बहुत घनी जंगल है वो। बट जैसे जैसे मॉइस्चर कम होगा वैसे वैसे फॉरेस्ट का डेंसिटी और पेड़ों का साइज, लंबाई, ये सब हाइट वाइट भी बहुत कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे, मॉइस्चर पे। अगर मॉइस्चर ज्यादा तो पेड़ों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, फॉरेस्ट बहुत डेंस होगा। अगर मॉइस्चर कम तो फॉरेस्ट की डेंसिटी कम होगी और पेड़ों का ग्रोथ भी उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ। अब देखो हमने अभी वाटर का कंजर्वेशन देखा, स्वेल का कंजर्वेशन देखा, अब हम देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कैसे हम बचा सकते हैं। कह रहा है फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, फॉरेस्ट क्या है, हमारी एक तरह से कहा जाए तो वेल्थ है, ठीक है। क्यों वेल्थ है? क्योंकि यही हमें ऑक्सीजन देते हैं, इन्हीं में वाइल्ड लाइफ वाले एनिमल्स रहते हैं, जो अर्थ के, आप अर्थ को, अगर अर्थ के इकोसिस्टम को एक तरह से बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। कह रहा है प्लांट गिव अस शेल्टर,
प्लांट हमें क्या देते हैं? शेल्टर देते हैं, ठीक है? रहने का एक ठिकाना देते हैं टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन्स इकोसिस्टम, ठीक है? वो एनिमल्स को रहने का घर देते हैं और साथ ही साथ अपने इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। समझ में आया? अगर प्लांट नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं बने मिलेगा, ठीक है? उससे इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा और जब इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी अर्थ पे, ठीक है? तो वही बता रहा है, कह रहा है द एनिमल्स आर पॉज्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड स्किन नेल्स टीथ। एनिमल्स का आजकल क्या होने लगा है? बहुत सा शिकार होने लगा है। क्यों शिकार होने लगा? जो ह्यूमन बींग्स हैं अपनी लालच के लिए, ठीक है, उनको क्या करते हैं? मार देते हैं, उनका हंटिंग करते हैं और उनके स्किन्स को, नेल्स को, टीथ को या फिर हॉर्न को क्या करते हैं? ये सब मार्केट में बेचते हैं, ठीक है? इल्लीगल तरीके से बेचते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? उनकी आबादी खतरे में आ रही है और हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार ये एनिमल्स खत्म हो गए तो जो इकोसिस्टम एक तरह से अर्थ का मेंटेन होके रखा है, ये बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा और अगर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो पूरी सर्वाइवल के लिए ये बहुत खतरा पैदा कर देगा। समझ में आया? आता है आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। आप देखोगे कि हर एक कंट्री में ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर कहें तो बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल ही जाते हैं। और ये सब क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि हम अपने नेचुरल वेजिटेशंस और जो वाइल्ड लाइफ वाले एनिमल्स हैं इनको प्रोटेक्ट करके रख सके, प्रिवेंट करके रख सकते हैं इन हंटिंग से, ठीक है, इन हंटरों से जो इनका मिसयूज करके इलीगल तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो इनका शिकार करते हैं। इन सब लोगों से बचा के हम इनको रखते हैं इन सब जगहों पे, ठीक है? क्योंकि यही बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं अपने अर्थ के सर्वाइवल के लिए या फिर जो भी कहें यहाँ जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबके सर्वाइवल के लिए क्या है? ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि ये सब नेचर ने बनाया है, ठीक है? अगर हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर क्या होगा? बहुत से कंसिक्वेंसेस हमको देखने को मिलेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है? और जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ इन सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है? तो बस बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।